नमस्कार। आज हम लोग इस पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। विष के दांत पाठ का नाम है। नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखित ये कहानी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। तो हम लोग सीधे पंक्तियों पर आते हैं और देखते हैं कि पाठ में क्या है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है सेन साहब के नाम से। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। दृश्य है, सेन साहब अमीर आदमी हैं, वे उनके पास में मोटर कार है, बंगला है एक। तो बंगले के सामने उनकी कार बरसाती में खड़ी है, मतलब बरसात से बचने के लिए जो बनाया गया रहता है शेड, उसके नीचे खड़ी है। काली चमक मतलब कार पार्किंग है उनके पास। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड, कार का नाम है स्ट्रीमल इंड। रंग है उसका ब्लैक। जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए, एक कंपैरिजन हुआ, तुलना किया गया। वह कार कैसी लगती है? तो कोयल की तरह। सेन साहब को इस कार पर नाज है, मतलब उनको गर्व है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। वाह! कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की शामत ही समझो। जो साफ सफाई करने वाले लोग थे, नौकर चाकर, उनकी शामत आ जाती थी अगर कार पे कहीं दाग धब्बा दिख जाए तो। मेम साहब की सख्त ताकीद है। ताकीद मतलब हिदायत, वार्निंग, कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाएँ। खोखा खोखी मतलब लड़का लड़की जो उनके बेटा बेटी हैं, वे गाड़ी के पास न जाएं, वरना गाड़ी में खरोंच लग जाएगी। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं। सेन साहब को 5 बेटियां हैं। वे बहुत ही अच्छी हैं, सुशील हैं, शीलवान हैं। 5 ठहरी और सभी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत ही हैं। उनमें तहजीब है, मैनर्स हैं, तमीज़ है, डिसिप्लिन है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस मतलब पूछिए मत। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। जब लड़कियां या बेटा या बेटी कोई भी जब आपकी बात पूर्णतः माने तो हम लोग बोलते हैं कि वो कठपुतलियां हैं, मतलब जिनको हम अपने इशारे पे नचाते हैं। तो उनकी बेटियां बहुत ही डिसिप्लिन थीं, कठपुतलियों की तरह, जैसे उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं थी। सेन साहब उसको अपनी बेटियों को जो उन्होंने सिखाया था उसका वे पूरी तरह से पालन किया करती थीं। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। वे दौड़ती हैं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, खेलना कूदना सेहत के लिए ज़रूरी है, इसलिए शाम के वक्त वो बाहर निकलकर खेलती हैं, दौड़ती हैं। वे कोई नुकसान नहीं करती। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें। वो खुलकर मुस्कुराती नहीं हैं, वो ठहाके लगाकर हंसती नहीं हैं। ये माना जाता है कि निचले तबके का जो फैमिली होता है, जिसका स्टैंडर्ड लो होता है समाज में, वो ठहाके लगाकर हंसते हैं, खुलकर हंसती है। लेकिन ये सेन साहब की लड़कियां बड़े फैमिली की हैं, अमीर की बेटी हैं, सेन साहब की बेटी हैं, तो ऐसी मुस्कुराती हैं, स्टाइलिस्ट मुस्कान, कि वो तारिकाएं खूबसूरत जो होती हैं उन्हें तारिका कहते हैं। तो वो भी उनसे कुछ सीखें तो सीख लें, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, जब सेन परिवार से मिलने कोई आते हैं तो वो गुस्सा होकर के रश्क के साथ, कंप्लेन के साथ
अपने बच्चों के विषय में कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। लोग अपने बच्चों को बोलते थे, बच्चा फूल का गमला तोड़ दिया तो डांटे गार्जियन उसको, पेरेंट्स, अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। लेकिन सेन साहब को एक लड़का भी है, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। तो 5 लड़कियों के बाद छोटा लड़का कितना प्यारा होगा। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। बुढ़ापे में वह लड़का हुआ था सेन साहब को, वह आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, सेन साहब तो अभी भी जवान लगते हैं। लेकिन मिसेज सेन बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन मेकअप वगैरह इतना करती हैं कि अपने आप को बूढ़ी मानने से इनकार करती हैं। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था, जन्म तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। खोखा आकर के कभी कभी शरारतें करता था और प्यारा था, इसलिए कोई डांट वगैरह भी उसे नहीं सकते। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती 5 हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी। ये बेटा और बेटी में फ़र्क था सेन साहब के घर में। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। मतलब बेटी को अनुशासन में रखते थे और बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अनुशासन से बाहर आकर के भी। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। अपने बच्चों के विषय में बात करते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोंक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ़ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। मतलब सेन साहब का कहना है कि बच्चे को जैसा बनाना है, वैसा इन्वायरमेंट, वैसा वातावरण उसे शुरू से ही मिलना चाहिए। अगर उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है तो मशीन वगैरह छूने का अधिकार, छूने का मौका उसे शुरू से ही मिले। लेकिन ये जो बच्चे मजदूरों के होते हैं, उनके लिए यह संभव है क्या? हाँ, सेन साहब के लिए संभव है, हालांकि उनकी बेटियों के लिए भी संभव नहीं है। तो अब तक हम लोग इस कहानी में देखे कि सेन साहब के घर में लड़का और लड़की में फ़र्क माना जाता है। लड़की को डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाया जाता है, जबकि लड़के को खुला उन्मुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था।
किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी होगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। यह जो उत्तर उस व्यक्ति ने दिया कि मैं अपने बच्चे को आज़ादी दूंगा, जो वह करना चाहेगा वह करेगा, अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को मैं अपने बच्चों पर थोपूंगा नहीं, तो यह सेन साहब के ऊपर डायरेक्ट कटाक्ष तो नहीं था, लेकिन ये छुपा हुआ कटाक्ष जरूर था। यह शिष्ट था, शिष्ट ढंग से, अच्छे ढंग से दिया गया व्यंग्यात्मक जवाब था। मतलब था कि वह व्यक्ति सेन साहब के बच्चों की परवरिश का जो तरीका है उससे सहमत नहीं था। इस पर सेन साहब मन ही मन ऐंठ कर रह गए। उन्हें अपने चाइल्ड रियरिंग, बच्चों के पालन पोषण के तरीके पर यह एक उल्टा कमेंट मालूम पड़ा। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। बाहर का सीन देखिए। सेन साहब का शोफर जो था, नौकर, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। उस छोटे बच्चे का नाम था मदन और उसकी माँ थी वह औरत। तो मदन उस गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर से कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत न करे। वह मदन सेन साहब के स्टाफ गिरधर का लड़का है, जो उनका मातहत है, जो सेन साहब के जैसा अमीर नहीं है, इनके अंदर में काम करता है। मदन उसका लड़का, उसने गाड़ी को छुआ। गाड़ी के स्टाफ ने, शोफर ने उसको हटाया। थोड़ा उसमें मदन को चोट लगी, धक्का दे दिया होगा। माँ कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के रूप के सामने उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। ये कहानी अब तक हम लोग देखे। अब आगे बढ़ते हैं कि माँ अपने बच्चों के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। वह औरत मदन के घुटने से जो खून निकल रहा था उसे पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ये लेखक ने यहाँ उंगली उठाकर इशारा किया है कि बड़े और छोटे, अमीर और गरीब के लाइफ स्टाइल में कितना अंतर होता है। उनका ड्राइवर अगर धक्का दे दिया उसको तो क्या हो गया? ये देखिए कैसा कमेंट है। ये भेद है, ये ऊंच नीच का भेद है। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। शोफर भी दौड़ा। देखिए मदन थोड़ा वो गाड़ी को छू दिया था, तो इसके लिए उसको धक्का दे दिया गया था, उसको चोट आ गई, वहाँ से खून रिस रहा था। और अब आई आवाज़, शोफर दौड़ा उधर और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। खोखा जो उनका लड़का है खुद का, उसने उनकी कार का एक शीशा चकनाचूर कर दिया है, जिसमें लाल बत्ती होती है। सेन साहब ने और अपने बच्चे को थोड़ा प्यार से डांट रहे हैं मुस्कुराहट के साथ। देखिए छू दिया था मदन, तो उसके लिए उसको कितनी बड़ी डांट मिली कि ड्राइवर ने, शोफर ने धक्का दे दिया और उसको चोट लग गई, वहाँ से खून रिसा। और इनका लड़का खुद शीशा को तोड़ दिया कार का और
उसके बाद ये उसको प्यार से डांट रहे हैं। तो अपने बेटे के लिए इतना प्यार, इतनी क्षमा दृष्टि, और दूसरे के बेटे के लिए उस तरह का व्यवहार, ये क्या है? ये सामाजिक अंतर है, ऊंच नीच का भेद है, अपने पराये में भेद है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है काशू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में उसकी अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। वाह, उस खोखा ने नुकसान किया तो वह उसमें प्रतिभा है, और मदन ने उसको छू करके बाल सुलभ कुतूहल का परिचय दिया तो उसमें अच्छाई उनको नज़र नहीं आई। सेन साहब खोखा को ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भावभंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। उनके मित्र वगैरह उनकी इस भावना से सहमत नहीं थे। उनके पक्षपातपूर्ण व्यवहार को देखकर वे सब दुखी थे, लेकिन सेन साहब को इससे क्या मतलब था? वो तो अपने ही मैनर में मस्त थे। मिस्टर सिंह, जो उनके मित्र थे, अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काशू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा, काशू मतलब खोखा, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने कार का चक्का लगाकर सूचना दी। दूसरी ओर के पिछले चक्के की हवा भी हवा निकाली हुई थी। काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मतलब काशू मतलब खोखा ने गेस्ट की गाड़ी के चक्कों की हवा निकाल दी थी। अगर ऐसा मदन किया होता तो सेन साहब शायद उसको फांसी दे देते। हाँ, लेकिन ये उनका लड़का था तो उसके लिए उनके दिल में प्यार था। डांटने की जगह उसमें मौलिक प्रतिभा का दर्शन उनको हो रहा था। तो यह है पक्षपातपूर्ण व्याख्या। अपने पुत्र के लिए दूसरी परिभाषा और दूसरों के पुत्र के लिए दूसरी परिभाषा। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि काशू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। हिकमत मतलब कला सीख ली थी और मौका मिलते ही शरारत पर कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रहीं जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज़ में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को भी मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कहकर कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। गिरधर लाल का बेटा मदन, जिसको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल चुका था कार छूने की, उस शोफर ने धक्का दिया और उसको शरीर से खून निकलना शुरू हुआ। लेकिन फिर उसको सेन साहब ने बुलाया और उसके पिता को डांट पिलाई, क्योंकि यह उनका लड़का नहीं था। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर
पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़कों को बिगाड़ दिया है, मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत यह हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये घिसी पिटी लकीरें हैं पढ़ाई को कंटिन्यू करने की, कि बच्चे को पीट कर ही पढ़ाया जा सकता है। अगर स्टिक को अलग रख दीजिए, स्पेयर द रॉड, रॉड को हटा दीजिए, छड़ी को हटाइए, तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। ये इसका मीनिंग है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। लेकिन नहीं जनाब, जब आप बच्चे को इंसान समझेंगे तो रॉड की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बच्चा बच्चा है, उसे सिखाना है तो बिना स्टिक के भी आप सिखा सकते हो। आपके सिखाने की कला में दम होनी चाहिए। अगर सिखाने की कला में ताकत होगी तो बच्चा बिना स्टिक के भी सीखेगा। मैं तो इतना 25-30 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मुझे तो स्टिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे बच्चे तो ऐसे ही मेरे दीवाने रहे हैं। आखिर क्या है ऐसा? आपको कंसेप्ट ठीक से बच्चे को बताना पड़ेगा, बच्चा समझ जाता है। माता सेन की नींद उछट गई थी और उधर मदन की पिटाई उसके पिता कर रहे थे। आवाज़ सुन करके, चिल्लाने की आवाज़ मदन की आई तो सेन की भी नींद उछट गई। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। चलो, अपने पति पर आरोप लगाने से अच्छा है कि मदन को ही डांटते हैं। तो मदन का ही नाम लेकर के कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मतलब किसी गरीब आदमी का बच्चा उनके बच्चे की बराबरी करे, यह उनको बर्दाश्त से बाहर है। मदन का आर्तरुदन रुक गया था। खैरियत की उसकी सखियां सेनों के शयनागार तक नहीं पहुंच सकती थीं। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढप मामला हो गया। बेढप मतलब मामला कुछ और हो गया, बदल गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई, बच्चा ही तो था। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। खोखा हंस की तरह था और अन्य बच्चे कौओं की तरह थे। हंस गया कौओं की जमात में, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। खोखा को अपनी जमात में लेने का मतलब था खोखा का सपोर्टर हो जाना। खोखा का प्यार पाने का मतलब था कि सेन साहब फेवर करते। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी? लेकिन मदन को यह बात मंजूर नहीं थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। काशू तैश में आ गया। यह सुनकर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आव देखा न ताव मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। एक फैट मारा, एक घूंसा मारा। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट काशू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। मदन की तुलना गली के कुत्ते से की गई और खोखा था बंगले के पिल्ले जैसा। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो काशू शेर हो जाता, खोखा जीतता, वह शेर हो जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक महोदय ने कहा कि गरीब ही गरीब की कब्र खोदते हैं। गरीब में आपस में मतभेद होता है, इसलिए उनमें एकता नहीं होती, इसलिए उन पर अत्याचार करने वाले ताकतवर लोग विजयी होते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ 8-9 बजे तक इधर उधर माड़ा फिरता रहा। सोचता रहा कि आज तो घर जाएंगे तो पिटाई लगेगी ही, मैंने खोखा को पीटा है।
फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। बाबू मतलब फादर, पापा। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मतलब खोखा जब पिट गया मदन के हाथों, तो उसके पापा सेन ने उसके पिता गिरधर को नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, ये पनिशमेंट मिल गया उसको। अब वही बात दोनों पति पत्नी में रात में हो रही थी। मदन के काम की कोई बात ही नहीं हो रही थी। उसकी सज़ा की कोई तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। मदन के विषय में कोई बात नहीं हो रही थी। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया और लोटे की ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। मदन मार खाते खाते उसको मार खाने की आदत पड़ गई थी। आज उम्मीद कर रहा था कि खोखा को मारे हैं तो पिटाई तो लगेगी ही, इसलिए अब वो मार खाने को तैयार था। उसे लगा कि पिता उसको अब पिटाई करेंगे, उसकी पिटाई होगी। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। नौकरी में रहते हैं तो मालिक की बात में हाँ मिलाना जरूरी है, मजबूरी है, लेकिन जब नौकरी से निकल ही गए तब क्या, अब मन की दुनिया बसाएंगे। शाबाश बेटा, वो बोला। कौन? ये मदन का पिता। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है कि नौकरी के लिए सेन साहब का क्या क्या न बर्दाश्त करता है, और एक तू है, तूने तो वे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। तो ये है उसकी हंसी। ये उसके बेटे ने खोखा को पीटा, तो उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक स्तर पर गिरधर को संतुष्टि मिली सेन साहब के अत्याचारों के खिलाफ। सेन साहब का जो अत्याचार होता था, उनकी जो पक्षपातपूर्ण नीतियाँ थीं, पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता था, वो खोखा को पीट करके मदन ने अपने पिता के मन में मानसिक संतुष्टि प्रदान की। ये है इसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। तो ये वो इसीलिए हंसा खुश हो गया, बच्चे को पीटा नहीं, अब तो नौकरी से बाहर था, तो अब क्या डर था। मदन ने कोई गलती तो की नहीं थी, वो तो खोखा ही ज़बरदस्ती पहले उस पर घूंसा मारा था, तो इसलिए इसमें मदन की कोई गलती नहीं थी। पिता आज खुश था। पिता के दिल से, पिता के हृदय से खुशी से हंसी का ठहाका फूट पड़ा। तो इसको कहते हैं पाठ विष के दांत। वो विष के दांत खोखा के थे जिसे मदन ने तोड़ डाला। तो ये कहानी, अब इसका प्रश्नोत्तर हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद।